हंस हियान पिछले 6 महीने से अपने कमरे में बंद है। उसने बाहर निकलने की कोशिश तो की पर हिम्मत ही नहीं हुई। बात सिर्फ उसकी कमजोर टांगों की नहीं थी, डर उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उसने बहुत ट्राई किया पर सब बेकार गया, और इस सबके पीछे उन अवेकेंड लोगों का हाथ था। किसी को नहीं पता कैसे, पर कुछ लोगों में अचानक पावर्स आ जाती हैं, और जैसे ही वो अवेकन होते हैं ठीक 24 घंटे बाद वो दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आज तक बहुत कम लोग वहां से जिंदा वापस आए हैं। वहां सर्वाइव करने के लिए पूरा 1 साल लगता है, और पंगे वाली बात यह है कि वहां का टाइम अर्थ से 10 गुना स्लो चलता है। मतलब यहाँ का 1 साल वहां के 10 साल। इस चक्कर में कुछ घटिया लोग, जिन्हें पता होता है कि वो मरने वाले हैं, अपने आखिरी 24 घंटे क्राइम करने में निकाल देते हैं। ऐसे ही एक बंदे की वजह से हान सुंग ह्यान के पेरेंट्स मारे गए, और उस दिन उसकी टांगें भी हमेशा के लिए खराब हो गईं। अब 6 महीने बाद उसके सामने भी एक सिस्टम विंडो खुल गई। उस ब्लू विंडो ने बताया कि उसकी एबिलिटी का नाम अवतार है, और 24 घंटे में वो टेलीपोर्ट हो जाएगा। हंस हियान घबरा गया। वो चल तक नहीं सकता था, तो उस दूसरी दुनिया में तो उसका मरना पक्का था। 10 साल वहां कैसे निकालेगा? न चाहते हुए भी उसने ढंग के कपड़े पहने, पर हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या उसकी एबिलिटी सच में काम की है? उसने पूरी जान लगाकर अवतार एक्टिवेट किया, और उसके सामने उसका एक क्लोन खड़ा हो गया। ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसका दिमाग उसके खुद के बॉडी और क्लोन के बीच बट गया था। 2 जगह से एक साथ देखने पर उसे चक्कर आने लगे, और टाइमर पर सिर्फ 5 मिनट बचे देखकर वो डर गया। पर क्लोन को देखकर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया, ये भी तो मैं ही हूं ना? क्या हो अगर मैं इस कॉपी को दूसरी दुनिया भेज दूं? सही गलत का बिना सोचे उसने क्लोन को पोर्टल में धक्का दे दिया, और भाई कमाल हो गया, क्लोन टेलीपोर्ट हो गया। जब वो कॉपी दूसरी दुनिया में थी, हान को सब फील हो रहा था। दिमाग का दही हो गया था, क्योंकि उसे एक साथ 2 चीजें दिख रही थीं। इस अजीब फीलिंग से डरकर उसने क्लोन को डिसमिस कर दिया। अचानक सब नॉर्मल हो गया। वो भागकर बाथरूम गया और उल्टी कर दी। चलो, वो उस खतरनाक दुनिया से बच तो गया। फिर उसने दोबारा अवतार बुलाया। हान ने नोटिस किया कि उसका क्लोन काफी हैंडसम था, पर इस फट्टू एबिलिटी का वो करता क्या? 2 बॉडीज कंट्रोल करना उसके बस का नहीं था। तभी एक नोटिफिकेशन ने उसे हिलाकर रख दिया। सिस्टम ने कहा कि उसने अर्थ पर अकेले वापस आने का मिशन पूरा कर लिया है, वो भी बिना कर्मा शॉप यूज किए। एक नया अचीवमेंट अनलॉक हुआ, और अब वो दिन में एक बार उस दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता था। अब उसके पास कचरे के भाव में 2 मिलियन कर्मा पॉइंट्स थे। ये कर्मा पॉइंट्स तब मिलते हैं जब आप उस दूसरी दुनिया में कुछ बड़ा कांड करो, चाहे अच्छा या बुरा। हीरो बनोगे तो भी मिलेगा, विलन बनोगे तो भी। उसे लगा शायद उसने चीटिंग की है। क्लोन मरा, और जब उसने अर्थ पर उसे दोबारा बुलाया तो सिस्टम को लगा कि वो जीतकर वापस आ गया है, पर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसने जानकर थोड़ी किया था। हान ने सोचा कर्मा शॉप ट्राई करते हैं। उसने 10,000 पॉइंट्स में एक इंप्रूवमेंट स्किल खरीदी। पैसा तो बहुत था। उसे जो स्टेटस मिला वो था रिकवरी। जैसे ही उसने इसे एक्टिवेट किया, उसे अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से में कुछ महसूस हुआ, वही बेजान टांगें। उसे दर्द हुआ, झनझनाहट हुई, और उसकी टांगें ठीक होने लगीं। जिस वजह से वो घर में कैद था, वो बीमारी खत्म हो रही थी। टांगें सिर्फ ठीक नहीं हुईं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गईं। खुशी के मारे वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा शॉप में और भी मस्त चीजें होंगी। उसने अवतार एबिलिटी को इवॉल्व कर दिया। अब उसका क्लोन पहले से ज्यादा मस्कुलर और बफ था। सबसे बेस्ट बात, अब उसका दिमाग 2 अलग अलग हिस्सों में बट चुका था। अब वो सही में एक क्लोन था, जिसे वो ऑर्डर्स दे सकता था। एक और अच्छी चीज ये थी कि अब उसे क्लोन का दर्द महसूस नहीं होता था। मुझे एक साफ सुथरा क्लोन चाहिए, तेरे लिए एक काम है, उसने सोचा। तभी कुछ और भी ज्यादा धमाकेदार हुआ। अब वो बना सकता था। अब वो 2 क्लोन्स बना सकता था, पर इनका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना। वो नाम रखने में थोड़ा कच्चा था, और उसे केचप बहुत पसंद था, तो उसने पहले क्लोन का नाम रखा हंस और दूसरे का हाइंस। अब इनका काम शुरू हुआ। एक क्लोन जाएगा दूसरी दुनिया एक्सप्लोर करने, और दूसरा घर की सफाई करेगा और ट्रेनिंग करेगा, और अपना असली हीरो हान सुंग ह्यान सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा। वो क्लोन की बॉडी यूज करके घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ताकि अपना पुराना डर खत्म कर सके। जब हाइंस घर से बाहर निकला और धूप देखी, तो हान सुंग ह्यान को बिल्कुल डर या घबराहट नहीं हुई। ये पक्का उसकी माइंड कोर स्किल का कमाल था। हर बॉडी की अपनी अलग एबिलिटीज थीं। अब टाइम था ये देखने का कि दूसरी दुनिया में हंस के साथ क्या हो रहा है। वहां एक वाइल्ड जानवर ने उसकी स्मेल सूंघ ली थी, और उसे अपना डिनर बनाना चाहता था। एक पैंथर ने अचानक अटैक कर दिया, और हंस के पास लड़ने के लिए सिर्फ एक छोटी सी तलवार थी। हान सुंग ह्यान लड़ने में कोई एक्सपर्ट तो नहीं था, पर बिना किसी डर के लड़ने का मजा ही अलग है, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी असली बॉडी नहीं है। बहुत मेहनत के बाद हंस ने उस पैंथर को ढेर कर दिया। जब उसने थोड़ा रेस्ट किया तो उसे पास में एक गांव दिखा। एक गंजे आदमी ने अपना नाम मैल्कम बताया और कहा कि वो वहां का सरपंच है। उसने कहा कि सभी मुसाफिर वहां आ सकते हैं। उसने ये भी बोला कि अकेले ट्रैवल करने के लिए लड़का काफी स्ट्रांग लग रहा है, और अगर वो चाहे तो रात को वहां रुककर अगले दिन अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। चलते चलते उस बुढ़े ने काफी सवाल पूछे, और उसे पता चल गया कि हंस किसी दूसरी दुनिया से आया है।
जब हंस अपने कमरे में गया तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि 6 महीने कमरे में बंद रहने के बाद किसी से बात करने को मिली। पर जब वो चैन की नींद सो रहा था तभी एक अनजान बंदा उसके कमरे में घुस गया। यहाँ रियल वर्ल्ड में हान सुंगह्यान अपनी नई लाइफ सेलिब्रेट कर रहा था। वो मस्त खा पी रहा था और वहाँ दूसरे कमरे में हाइंस अपनी लिमिट तक ट्रेनिंग कर रहा था। पर जब हान सुंगह्यान ने दूसरी दुनिया वाले हंस को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसका क्लोन तो मर चुका है। पर यह कैसे हो सकता है? वो तो एक सेफ जगह पे था। क्लोन की सारी यादें उसके पास आ गईं और उसे पता चला कि ये सब उस बुढ़े का काम था। वो उतना शरीफ नहीं था जितना दिख रहा था। पर तभी कुछ अजीब हुआ। हान ने अपने मरे हुए क्लोन से कनेक्ट करने की कोशिश की और वो कनेक्ट हो गया। वहाँ दूसरी दुनिया में बुढ़ा मैल्कम और एक और बंदा दुख मना रहे थे कि ये एडवेंचर तो एकदम एवरेज निकला। वो फॉरेस्ट से तो सिर्फ किस्मत के जोर पर बचकर निकला था। उन्हें लगा इसका लेवल ज्यादा से ज्यादा एक एलीट स्केलेटन जितना ही होगा। जब हान सुंगह्यान कनेक्ट हुआ तो उसे पता चला कि मैल्कम ने उसे मारकर एक अनडेड बना दिया है। अब उसका अवतार एक स्केलेटन बन चुका था और उसके पास उस क्लास की एबिलिटीज आ गई थीं। आसपास देखकर उसे समझ आया कि ये उसने बहुत सारे लोगों के साथ किया है। सब धोखे का शिकार हुए एडवेंचरर्स थे। तभी एक बंदा कमरे में आया। ये वही था जो कल टैवर्न में था। उसने स्केलेटन को घूरा। शायद उसे कुछ शक हुआ पर उसने बस ऑर्डर दिया कि बाकियों के साथ सही जगह पर खड़े हो जाओ। एक अजीब सी पावर ने हंस की बॉडी को वो ऑर्डर मानने पर मजबूर कर दिया। उसे पता था कि वो इसे रोक सकता है पर अभी ऐसा करने से उसका राज खुल जाता। इस क्लोन के पास माना एफिनिटी की पावर थी तो वो उस पावर को महसूस कर पा रहा था जो उसे कंट्रोल कर रही थी। हान को लगा कि वो इस पावर को खुद कंट्रोल कर सकता है। एक हफ्ता वहां छुपकर ट्रेनिंग करने के बाद हंस ने आखिरकार उस डार्क मेज की मैजिक सीख ली। उसने एक अनडेड को कंट्रोल कर लिया। शुरू में ये परफेक्ट नहीं था। हंस एक बार में सिर्फ एक ही अनडेड हिला पा रहा था। जब उसने देखा कि वही रोज वाला चूहा पास में है तो उसने उसे पकड़ लिया। वो एक हफ्ते से उस चूहे के पीछे पड़ा था। उसने चूहे को मारा और उसे एक ज़ॉम्बी बना दिया। अब इसकी मदद से वो कमरे से बाहर निकलकर आसपास एक्सप्लोर कर सकता था। वो छोटा चूहा अपना काम शुरू करता है और हर जगह सूंघने लगता है। फिर वो एक सबॉर्डिनेट के पीछे जाता है जो एक दरवाज़ा खोल रहा होता है जिस पर बड़ा सा ताला लगा था। चूहे की बॉडी में बैठा हंस उसके पीछे जाने का सोचता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहां से एक खतरनाक लेवल की पावर निकल रही होती है। चूहा अंदर घुसने का फैसला करता है पर जैसे ही वो अंदर जाता है उसे फील होता है कि वो अंदर माहौल और भी खतरनाक होता जा रहा था। बाद में वो शिकायत करने वाला छोकरा अपने दूसरे साथी से बात करता है। वो अपने दोस्त के सामने रोंदोना करता है कि उसे लग रहा है जैसे उसकी एनर्जी कोई निचोड़ रहा है। उसे वॉच ड्यूटी से भी बड़ी चिढ़ मच रही थी। जो सुनना था वो सुनने के बाद चूहा बाहर निकलने ही वाला था और किसी नई जगह को सूंघ रहा था कि अचानक कोई नुकीली चीज उसके शरीर के पार हो गई। उस बेचारे को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। तभी वहां वो बुढ़ा गांव का लीडर मैल्कम आया। उसने चूहे को देखा और समझ गया कि ये एक मरा हुआ ज़ॉम्बी रैट था। उसे शक हुआ कि कहीं ये ब्लैक मैजिक का चक्कर तो नहीं। वहां से निकलते वक्त उसने पास की एक जगह के बारे में बोला जहां बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक था। फिर अपने 2 चमचों के पास जाकर पूछा कि वेयर हाउस की जिम्मेदारी किसकी थी। इधर स्केलेटन अवतार अपने नन्हे दोस्त अल्फ्रेड को गुड बाय बोलता है। उसकी आंखों में माना भरी हुई थी और वो ठान लेता है कि वो बदला लेकर रहेगा। अगला दिन होता है। वो शिकायत करने वाला बंदा गुस्से में उस दरवाजे को लात मारता है जहां ज़ॉम्बीज को रखा गया था। चिड़चिड़ाकर वो एक ज़ॉम्बी की तरफ इशारा करता है और उसे लाइन में आने को बोलता है। वो उसके पास जाता है और उस बेचारे के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है। इतने से उसका मन नहीं भरता तो वो नीचे बैठकर उसे गालियां देने लगता है और उसके बचे कुचे बालों को पकड़कर खींचने लगता है। जब वो उसका सिर ऊपर उठाता है तो वो उसे पहचान लेता है। वो कमीनी हंसी हंसते हुए बोलता है कि अब ये ज़ॉम्बी कुछ नहीं कर सकता और फिर उसका सिर जोर से जमीन पर दे मारता है। बाहर निकलते वक्त वो उन गांव वालों का मजाक उड़ाता है जिन्हें उसने मारा था। जमीन पर पड़ा वो ज़ॉम्बी कराहने लगता है। फिर वो बंदा एक लेडी ज़ॉम्बी के पास जाता है और कहता है कि वो उस ज़ॉम्बी की बीवी है। पर उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अनडेड पीछे से आकर उसे काट लेगा। घबरा कर वो अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखता है। वो ज़ॉम्बी को ऑर्डर देता है कि उसकी बात माने पर घंटा कुछ नहीं होता। वो उसे कंट्रोल करने के लिए एक मैजिक सर्कल खोलता है पर तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी उसे दबोच लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। उस लड़के के ठंडे पसीने छूटने लगते हैं। जब वो आसपास देखता है तो उसे दिखता है कि सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट का अवतार पीछे खड़ा सब देख रहा था क्योंकि वही उन सबको कंट्रोल कर रहा था। उसके लिए ये बदले की शुरुआत थी। गांव के एंट्रेंस पर दूसरा क्लोन हाइंस पहुंचता है और कहता है कि वो अपने भाई को ढूंढ रहा है। गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं पर दूर से बुढ़ा मैल्कम ये सब देख लेता है और पास आता है। वो अपना इंट्रो विलेज चीफ के तौर पर देता है पर जैसे ही वो हाइंस को देखता है वो उसका चेहरा देखकर दंग रह जाता है। हाइंस बताता है कि वो हंजा का ट्विन ब्रदर है। इसी बीच स्केलेटन अवतार एक बहुत बड़ी पावर के सामने खड़ा था। उसने अपने भाई हाइंस को बुढ़े का ध्यान भटकाने के लिए यूज किया और खुद सीक्रेट वेयरहाउस में घुस गया। कमरे के बीचों बीच एक पर्पल क्रिस्टल था जिसमें से भयंकर एनर्जी निकल रही थी।
स्केलेटन को समझ आता है कि ये क्रिस्टल बाकियों की ब्लैक एनर्जी सोख रहा है। वो देखता है कि वहां कुछ अनडेड हिल रहे हैं जो नॉर्मल वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। फिर भी वो उस क्रिस्टल को उठाने का फैसला करता है। जैसे ही वो उसे पकड़कर अपने सीने से लगाता है, एक ग्रे रंग का एनर्जी धमाका होता है। वहां बाहर हाइंस सबका ध्यान भटकाने में लगा हुआ था। वो बुढ़े को समझा रहा था कि ट्विंस होने की वजह से उन्हें एक दूसरे की लोकेशन फील हो जाती है। पर तभी एक जोर की आवाज से सबका ध्यान भटक जाता है। बुढ़ा तुरंत अपना असली रूप दिखाता है और अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि हाइंस को खत्म कर दो। वो अपने भालों से अटैक करने ही वाले थे, पर वो लड़का वहां से पहले ही गायब हो चुका था। वेयरहाउस के अंदर स्केलेटन की बॉडी में अब ब्लैक एनर्जी भर चुकी थी। उसे बहुत सारी नेगेटिव बातें और चीखें सुनाई देने लगती हैं। वो उन्हें फिल्टर करने की कोशिश करता है, पर वो इतनी ज्यादा थी कि वो पागल होने लगता है। एक जोर की चीख के साथ वो बोलता है कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर एक नया पर्पल धमाका होता है और कुछ देर बाद उसका शरीर उस घटिया एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया था। उस क्रिस्टल की वजह से उसके पास मैजिक यूज करने की अक्ल और टैलेंट दोनों आ गए। दूसरी तरफ वो शिकायत करने वाला छोकरा अभी भी गार्ड बने खड़े खड़े बड़बड़ाए जा रहा था। पर उसी टाइम उसके बॉस ने टेलीपैथी के जरिए उसे बुलाया। उसे ऑर्डर मिला कि वो पर्पल फ्रैगमेंट को जाकर चेक करे कि सब ठीक है या नहीं। उसने कहा, ठीक है बॉस, मैं चेक करता हूँ। वो जेल की सलाखों के पीछे से चिल्लाने लगा कि क्या कोई उसे सुन सकता है। तभी उस ज़ॉम्बी की बॉडी के पास एक सर्कल बन गया। गार्ड अभी भी चिल्लाए जा रहा था ध्यान खींचने के लिए, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि ज़ॉम्बी एकदम उसके पास आ गया है और उसे दबोचने की कोशिश कर रहा है। सच तो ये था कि ये सब प्रोटैगोनिस्ट के कहने पर हो रहा था। वो अब लीडर बन चुका था और अपने उस अजीब से चेहरे से सबके दिमाग में डर बैठा रहा था। वो लड़का एकदम पैनिक हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक स्केलेटन कैसे बोल सकता है। अपने बचाव में उसने अपने हाथ में पावर भरी और सलाखों के बीच से अनडेड पर हमला कर दिया। पर उसने ये सोचा भी नहीं था कि वो लोग तुरंत दरवाजा ही तोड़ देंगे। वहां से निकलते हुए स्केलेटन अवतार ने बोला कि वो लड़का बड़ा बदतमीज है, और आगे बढ़ते हुए उसने अपनी ब्लैक एनर्जी निकाली। हान के लिए ये सब हैंडल करना बहुत ईजी था। बाहर बाकी बंदों ने एक बहुत बड़ा धमाका देखा। मलबे से निकलते हुए स्केलेटन क्लोन ने ज़ॉम्बीज को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। वो सब इंसानों को खत्म करने के लिए दौड़ पड़े। दूर से हान ये लड़ाई देख रहा था, पर उसके स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज हार रहे थे। क्यों? क्योंकि बुढ़ा मैल्कम वहां उन्हें रोकने के लिए खड़ा था। वो एकदम गुस्से में भरा हुआ पास आया। अब फेस टू फेस होने पर स्केलेटन ने पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना बुढ़े? और अपना हाथ सीने पर रखकर दिखाया कि वो क्रिस्टल अब उसके शरीर का हिस्सा है। उसमें से ईविल एनर्जी निकलने लगी, जिससे साफ पता चल रहा था कि अब वो इसे यूज कर सकता है। बुढ़ा भड़क गया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक मामूली स्केलेटन उस पावर को झेल पाएगा। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए बोला कि वो उसे मिटा देगा। फिर उसने सारी एनर्जी सीधा हान पर फेंक दी। किस्मत खराब थी, वो अटैक उसके हाथ की हड्डियों पर लगा। अपना हाथ जमीन पर गिरा देखकर स्केलेटन ने बोला, बड़े बदतमीज हो यार। पर बुढ़ा कोई मजाक नहीं कर रहा था। वो दूसरे अटैक की तैयारी में था। अपनी पावर हान पर फेंकते हुए वो बोला कि वो बस सबसे ज्यादा पावरफुल बनने ही वाला था। उसने थॉर्न ऑफ डार्कनेस भी एक्टिवेट कर दिए, पर हान ने बड़े आराम से एक शील्ड बनाकर इसे ब्लॉक कर दिया और बुढ़े पर चिल्लाया कि वो उस फ्रैगमेंट को यूज नहीं कर पाएगा। बुढ़ा फिर अटैक करते हुए बोला कि वो इस स्केलेटन को खत्म करके उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, पर अब हान का सब्र जवाब दे रहा था। एक पल के लिए बुढ़ा रुका और पूछा कि क्या हान वहां किसी को जानता है। तभी बिना बताए उसके पीछे से कांटे निकलने लगे। उसने तुरंत अपनी शील्ड एक्टिवेट कर ली। वो अंदर ही अंदर इम्प्रेस भी था कि ये स्केलेटन इतने हाई लेवल का मैजिक यूज कर पा रहा है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो अब और टाइम वेस्ट नहीं करेगा और पैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। इसी बीच गांव में बाकी चमचे लड़ रहे थे और उनमें से एक ने नोटिस किया कि उसका दोस्त अजीब बिहेव कर रहा है। वहां मौजूद सारे सर्वेंट्स की आत्माएं खींची जा रही थीं। बुढ़ा ये सब एक क्राउन बुलाने के लिए कर रहा था। थोड़ी देर में उसने वो ताज अपने सर पर पहना और उसे क्राउन ऑफ द ब्रोकन कहा। हान को समझ आ गया कि इसने अपने ही बंदों की आत्माएं निचोड़कर अपनी पावर बढ़ा ली है। बिना किसी देरी के बुढ़ा अपनी आखिरी फाइनल पावर चार्ज करने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गईं, पर इससे पहले कि वो असली अटैक कर पाता, हान ने उसके सीने पर एक जोर का वार किया। हान अब और वेट नहीं करना चाहता था, वो इसे जल्दी खत्म करना चाहता था। अपने उस डरावने चेहरे के साथ पास आकर उसने कहा कि इस बुढ़े की वजह से ही उसने डार्क मैजिक सीखा है। इस मोड़ पर बुढ़े को समझ आ गया था कि अब उसका अंत करीब है, और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने उस मरे हुए छोटे चूहे को याद किया और बोला कि उसने उसका बदला ले लिया है, और आखिर में कहा, अब चैन से सो जाओ। सीन चेंज होता है एक रिलीजियस महल की तरफ। एक क्लेरिक एक मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही है, पर उसके चेहरे पर एकदम डेस्पिरेशन और डर दिख रहा है। वो तुरंत बिशप के कमरे की तरफ भागती है। बिशप बाहर आता है और पूछता है कि क्या प्रार्थना खत्म हो गई। वो लेडी एकदम पैनिक में कहती है कि बाकी मेंबर्स को तुरंत कांटेक्ट करो। उसने बताया कि उसे इमॉर्टल किंग की प्रेजेंस महसूस हुई है।
बिना किसी देरी के बिशप बाकी सबको वॉर्न करने के लिए निकल जाता है। वो क्लैरिक उस पुराने तबाही को याद करती है जो इस इमॉर्टल किंग ने मचाई थी। वो आसमान की तरफ देखकर कसम खाती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगी। वापस बैटलफील्ड पर देखें तो चारों तरफ तबाही थी। लगभग सारे अनडेड खत्म हो चुके थे, पर अवतार ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सोचा कि एक नेक्रोमांसर होने का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि वो मरे हुए बॉडीज को यूज करके अपनी फौज दोबारा खड़ी कर सकता है। सबसे पहले उसे अपने टूटे हुए हाथ का इलाज करना था। उसने एक गिरे हुए चमचे की बॉडी देखी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बिना ज्यादा सोचे उस मरे हुए स्केलेटन का हाथ उखाड़ा और अपनी सुपर रिकवरी एबिलिटी एक्टिवेट करके उस नए हाथ को अपनी बॉडी से जोड़ लिया। जब रिकवरी एकदम परफेक्ट हो गई तो उसने सोचा कि अब आर्मी रीबिल्ड करने का टाइम आ गया है। उसने एक स्केलेटन की बॉडी पर अपनी पावर यूज की ताकि उसे अपना गुलाम बना सके। उसके सीने में जो इमॉर्टल किंग का फ्रैगमेंट था, उसकी इविल पावर उसे गाइड कर रही थी। वो मैजिक करता गया, पर अचानक वो बॉडी कई टुकड़ों में ब्लास्ट हो गई। हान कंफ्यूज हो गया कि ये रिसरेक्शन फेल क्यों हो गया। फिर उसने थोड़े कमजोर ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स पर ट्राई किया। कुछ बार फेल होने के बाद उसे समझ आ गया कि मुर्दों को जिंदा कैसे करना है। अब हस ने बुढ़े मैल्कम की बॉडी देखी और प्लान बनाया कि आगे क्या करना है। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसने उसे अनडेड बनाने की कोशिश की, पर तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उसे पता चला कि बुढ़े की बॉडी में आत्मा ही नहीं है। उसके सीने में एक मैजिक निकालने वाला सर्कल मिला। सोल ना होने के बावजूद उसने सोचा कि वो इस बॉडी को अपने प्लान्स में यूज कर सकता है। उसने एक एलीट अनडेड बनाया जिसके पास दिमाग और लड़ने की ताकत दोनों थी। उसने अपनी ईविल एनर्जी से उस बॉडी के मैजिक को कॉन्टैमिनेट किया और उस लाश में एक नया ईगो डाल दिया। उसकी आंखें चमकीं और मैजिक पूरा हुआ। एक डार्क मेज दोबारा पैदा हुआ जो ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था। हंस ने उस नए नौकर का नाम मैल्कम रखा और उसे हुक्म मानने को बोला। एक मुक्का मारकर उसने उसकी लॉयल्टी चेक की और मैल्कम ने चुपचाप सर झुका लिया। हीरो ने डिसाइड किया कि वो इस नौकर को उसके पुराने गुनाहों के लिए खूब तड़पाएगा। मैल्कम ने भी पूरे जोश में अपने मास्टर को रेस्पॉन्ड किया। अचानक हंस की नज़र मैल्कम की स्टाफ पर पड़ी जो उसे बहुत कूल लगी। उसने वो लाठी खुद रख ली। अब वो आर्मी ऑफ बोन्स का नया मास्टर था। इस भीड़ में उसने देखा कि वही पुराना ज़ॉम्बी भी वहां था जिसने बदला लेने में मदद की थी। उसे थैंक यू बोलने के लिए उसने उसके सर पर हाथ रखा। जलते हुए गांव को देखकर उसने विश किया कि काश वो ज़ॉम्बी अपने परिवार के साथ चैन से सो सके। वापस अर्थ पर हान सुंघ्यान मस्त खाना खाकर घर पर सुकून से बैठा था। थोड़ा क्यूरियस होकर उसने अपना फोन निकाला और गोल्ड का रेट चेक करने लगा। उसे याद आया कि उस चुड़ैल का गांव तो खजाने से भरा पड़ा था। लूट का माल देखने के लिए वो एकदम एक्साइटेड हो गया और उसने हंस स्केलेटन क्लोन को समन किया। एक झटके में स्केलेटन अवतार उसके ठीक सामने आ गया, पर हंस की ईविल एनर्जी इतनी भयंकर थी कि हान सुंघ्यान डर के मारे एकदम पैरालाइज हो गया। पैनिक में वो जोर से चिल्लाया, अभी के अभी समनिंग कैंसिल करो। जमीन पर हाफते हुए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी मरते मरते बचा है। समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो उसने अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए कर्मा शॉप खोली। कर्मा शॉप में हान ने देखा कि उसके पास उम्मीद से ज्यादा पॉइंट्स थे। सिस्टम ने वॉर्न किया कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ लिमिट क्रॉस कर चुकी है। इसी के साथ उसे वो सेरेनिटी मिल गई। उसे मेंटल अटैक से बचने के लिए एक मस्त स्किल मिल गई। बाद में उसने बहुत सारी गोल्ड बार्स बैग्स में भर लीं। हंस के पास खड़े होकर उसने नोटिस किया कि उसकी नई स्किल उसे उसकी ईविल ऑरा से बचा रही थी। वो खुश था और उसे बड़ा अजीब लगा कि उसे हमेशा वही स्किल्स कैसे मिल जाती हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। वो सोना बेचने के लिए एकदम एक्साइटेड था। बैग्स सिक्कों और कीमती गहनों से भरे हुए थे। जब वो गोल्ड बायर के पास गया तो वहां सब उस लड़के की किस्मत देखकर दंग रह गए। हान ने मस्त पैसे लिए और स्टोर के एम्प्लॉयज को बाय बोला। सावधानी के लिए उसने मैजिक का यूज करके हंस को अपनी शैडो में छुपा दिया था। उसने अवतार को एक मास्क भी पहनाया, पर उसे लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया और उसे थोड़ी शर्म आई। उसे लगा कि वो फालतू में टेंशन ले रहा था और वो आराम से सड़क पर चलने लगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ा क्रिएचर सामने आया और एक धमाका हुआ। वो मॉन्स्टर और उसके साथी चिल्ला रहे थे कि उनकी लॉटरी लग गई है। इतना सोना देखकर एक वेयरवुल्फ ने बैग्स उठाए और भागने लगा। उसके पार्टनर ने उसे जल्दी करने को बोला और दोनों वहां से फरार होने लगे। रास्ते में हान आया और चिल्लाने लगा कि कोई पुलिस को फोन करो। ये विलन्स अवेकेंड लोग थे जो अपनी पावर्स का गलत फायदा उठाकर क्राइम कर रहे थे। हान को याद आया कि सिविलियंस को बचाने के लिए गार्डियंस होते हैं। इस सीन को देखकर उसे वो पुराना धमाका याद आ गया जिसने उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी थी। वेयरवुल्फ ने एक मुक्का मारा और हान को जोर से जमीन पर गिरा दिया। गिरे हुए हान ने सोचा कि गार्डियंस जल्द ही इन क्रिमिनल्स को ढूंढ लेंगे। डर के मारे वो कांप रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा। विलन्स वहां से भाग निकले। उन्हें लगा कि अभी हेल्प आने में टाइम है। फिर वो परेशान हो गए और अपने उस पार्टनर को ढूंढने लगे जो वहां होना चाहिए था। उन्हें वो लड़की जमीन पर पड़ी मिली और वेयरवुल्फ उसका नाम चिल्लाने लगा। परेशानी में उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने शैडो की तरफ इशारा किया। वहां से हंस निकला और विलन को समझ आ गया कि ये कोई गार्डियन नहीं है। भले ही असली हान कुछ नहीं कर पा रहा था,
पर कुछ तो बदला था। शैडो वाला हंस जमीन से बाहर निकला और उसने विलेंस को सरप्राइज कर दिया। हान के उल्टा हंस लड़ सकता था। थोड़ी देर में एक ग्रुप वहां पहुंचा जो एक आदमी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। उनमें से एक गार्ड्स का लीडर था और वो सब बैंडिट्स को पकड़ने के लिए दौड़े। पर जब वो वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। विलेंस पहले ही धूल चाट चुके थे। गार्ड्स कंफ्यूज हो गए कि ये किसने किया। वेयरवुल्फ की पूरी हालत खराब थी। उन्होंने पूछा कि उनसे किसने पंगा लिया था। जिस तरह दुश्मन वहां पड़े हुए थे, लड़ाई एकदम ताज़ी लग रही थी। गार्ड ने तुरंत सबको ऑर्डर दिया कि पूरे एरिया की तलाश लो। जमीन पर एक काली शैडो बहुत तेजी से वहां से निकल गई और हान के पैरों से जाकर जुड़ गई। बाहर हान ने थोड़ा स्ट्रेच किया और उसे बहुत सुकून मिला। सड़क पर चलते हुए उसने कहा कि स्ट्रेस दूर करने के लिए ये सिचुएशन काफी अच्छी थी। अब सीन शिफ्ट होता है हाइंस की तरफ। वो बड़ा खुश था और सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। इससे ये कंफर्म हो गया कि मैल्कम की दी हुई इन्फॉर्मेशन एकदम सही थी। कॉन्फिडेंट होकर उसने इस नई दुनिया में अपना ऑफिशियल डेब्यू अनाउंस किया। वो जगह थोड़ी अजीब, शांत और खाली सी थी। सड़क पर चलते हुए वो सोच रहा था कि ये शहर इतना सुनसान क्यों है। उसे गुस्सा भी आया क्योंकि वहां किसी को बाहर से आए लोगों की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ उसने देखा कि एक आदमी एक छोटी लड़की को डरा धमका रहा है जो थोड़ा वक्त मांग रही थी। पैसे लेने वाले कलेक्टर्स कह रहे थे कि 3 दिन में 2 सिक्के चाहिए ही चाहिए। हाइंस को ये सब बड़ा फिल्मी और क्लिच लगा और उसने सोचा कि वो बीच में नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही वो वहां से गुजर रहा था, उस लड़की को धक्का दिया गया और वो सीधा हाइंस से टकरा गई। घबराकर वो बार बार माफी मांगने लगी, पर हाइंस ने उसे रोका। उसे रियलाइज हुआ कि उसे एक गाइड की जरूरत है, तो उसने पूछा कि क्या वो शहर को अच्छे से जानती है। इस सवाल से कंफ्यूज होकर लड़की ने पूछा कि वो कौन है। एक स्माइल के साथ उसने 2 सिक्के दिखाए और कहा कि वो उसका फ्यूचर बॉस है। लड़की दंग रह गई, पर उसने अपना कर्जा चुकाने के लिए वो पैसे ले लिए। रात होने पर लड़की ने एक बड़े घर की तरफ इशारा किया और कहा कि ये रुकने के लिए अच्छी जगह है। उसने बड़े प्यार से पूछा, जिसका नाम डायना था, कि क्या उसे ये जगह पसंद आई। कर्जे के बारे में जानने के बाद हाइंस ने लड़की को पैसे दिए और अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। लेटते हुए उसने सोचा कि भले ही उसके साथ धोखा हुआ हो, पर वो एक अच्छा काम कर रहा है। बिस्तर इतना अनकंफर्टेबल था कि नींद ही नहीं आ रही थी। तभी उसे किसी के छींकने की आवाज आई तो वो चेक करने खिड़की के पास गया। उसने देखा कि डायना बाहर खड़ी थी। वो उसे देखकर खुश हो गई और हेलो बोला। ब्रेकफास्ट पर हाइंस ने उसे कहा कि अगले दिन इतनी जल्दी उसका इंतजार न करे। लड़की मान तो गई, पर उसने उसे एक अजीब सा नाम दिया जिससे हाइंस थोड़ा चिढ़ गया। फिर उसने उसकी प्लेट में रखे ब्रेड की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या वो ये खाएगा। हीरो ने वो ब्रेड उसे दे दी और लड़की खुश हो गई। ये जानथू नाम का एक छोटा सा शहर था जो टेलिया किंगडम में आता था। डायना उसे खींच कर ले जा रही थी और हाइंस को लगा कि ये तो एकदम पुराने जमाने के शहर जैसा है। दीवार पर हाइंस को एक अजीब सा सिंबल दिखा जो पूरे शहर में हर जगह बना था। उसने बोला कि ये कोई नॉर्मल पेंट नहीं लग रहा, तो लड़की ने बताया कि ये एक लाल रंग का लिक्विड है। हाइंस सोच में पड़ गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अचानक डायना ने पूछा कि क्या उसने कल डियर सूप खाया था। उसने समझाया कि उसकी सूंघने की ताकत बहुत तेज है, इसलिए उसे पता चल गया। चलते चलते उसने बताया कि ये सिंबल वार्को नाम की ऑर्गेनाइजेशन का है जो इस जगह को कंट्रोल करती है। वो अभी और बताने ही वाली थी कि अचानक वो एकदम फ्रीज हो गई। हाइंस ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि एक अजीब स्मेल आ रही है। वो एकदम फोकस्ड थी। फिर वो जोश में चिल्लाई, ये तो ताज़ी ब्रेड की खुशबू है। हाइंस ने बोला कि अभी तो लंच किया था, पर उसने कहा कि वो थोड़ा और खा सकती है। खुशबू एक अंधेरी गली से आ रही थी और थोड़ी देर में वहां एक बंदा दिखा जो अपने पीछे लाल निशान छोड़ रहा था। कुछ दिन बीत गए। हीरो डायना का इंतजार कर रहा था और उसकी देरी से परेशान था। तभी वही एक पुराना कलेक्टर उसके पास आया और उसे भाई कहकर बुलाया। कलेक्टर्स ने घेर लिया और कहा कि उन्हें बात करनी है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। हीरो ने उन्हें कुछ चांदी के सिक्के दिए। स्माइल करते हुए उसने कहा कि ये शहर में शांति बनाए रखने के लिए एक छोटा सा योगदान है। तभी उसने नोटिस किया कि उनमें से एक की गर्दन पर वॉरेक का सिंबल था। उसे डायना की वार्निंग याद आई कि इनसे बचकर रहना। जाते जाते वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक बच्चे को पकड़ लिया है। हाइंस डर गया। उसे लगा कहीं वो डायना तो नहीं। बिना सोचे उसने उनका ध्यान भटकाया। वो लड़ने के लिए तैयार था, तो उसने उनसे कहा कि वो कुछ जानना चाहता है। पर उसी वक्त डायना वहां आ गई और उसे बुलाने लगी। कलेक्टर्स ने पूछा कि तुम क्या जानना चाहते हो। नर्वस होकर हाइंस ने बात घुमा दी और पूछा कि क्या इतने पैसे काफी हैं। फिर उसने पूरी थैली उन्हें दे दी और कहा कि सब रख लो। बात छुपाने के लिए वो डायना पर चिल्लाया कि वो मीटिंग के लिए लेट क्यों आई। डायना का चेहरा दर्द से भरा था। उसने बताया कि उसका छोटा भाई गायब हो गया है। वो रोने लगी और बोली कि अच्छा खाना मिलने से उसकी तबीयत ठीक हो रही थी, पर अब वो मिल नहीं रहा। हीरो को कलेक्टर्स की बात याद आई और वो समझ गया कि उन्होंने ही उसके भाई को उठाया है। जब हाइंस ने उसे बताया कि उसने क्या सुना है, तो लड़की एकदम पैनिक हो गई। हाइंस ने उसे शांत किया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो रैंसम दे देगा। डर के मारे वो बोली कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें फ्लूइड ऑफ लाइफ चाहिए। हीरो ने पूछा कि उन्हें वो क्यों चाहिए।
तब सच्चाई सामने आई। वो शहर असली में वैम्पायर्स का फूड स्टॉक था। कहीं और एक बहुत पावरफुल वैम्पायर ने डार्क माना की खतरनाक स्मेल महसूस की। उसे दुख हुआ कि उसने इमॉर्टल किंग का फ्रैगमेंट पहले क्यों नहीं लिया। हंसते हुए उसने कहा कि उसे पता है वो लोग कहाँ जा रहे हैं और वो बहुत जल्दी वो फ्रैगमेंट छीन लेगा। डायना ने बताया कि वॉरोलैक और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को वैम्पायर्स ही चलाते हैं। रोते हुए उसने कहा कि यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा। वो लोग बस हर दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे थे। वो जमीन पर ढेर हो गई। उसे लगा कि अब वो और उसका भाई खा लिए जाएंगे। उसे होश में लाने के लिए हाइंस ने उसका चेहरा पकड़ा और जोर से हिला दिया। हीरो ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है और पूछा कि लड़के को कहाँ ले गए हैं। डायना की आंखों में आंसू थे। वो दंग रह गई ये देखकर कि ये बंदा सच में उसकी मदद करेगा। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हीरो ने उससे कहा कि टेंशन मत ले, वो उसकी मदद पक्का करेगा। सीन शिफ्ट होता है एक टैवर्न में, जहां वो बच्चे को उठाने वाले लोग ऐश कर रहे थे और बातें कर रहे थे कि उन्होंने कितनी आसानी से पैसा कमा लिया। तभी अचानक हाइंस जोर से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। कंफ्यूजन में वो कलेक्टर मुड़ा और पूछा, अबे तू है कौन? पहचानने के बाद उसने मजाक उड़ाया कि हाइंस शायद और पैसा डोनेट करने वापस आया है। बाहर हम देखते हैं कि हाइंस ने पहले ही उनके एक बंदे की वॉट लगा दी थी। उससे पकड़कर हाइंस पूछता है कि वो उस बच्चे को कहाँ ले गए हैं, पर जैसा उसने सोचा था उसने जवाब नहीं दिया। हाइंस अपने साथ एक चाकू लाया था। बिना ज्यादा सख्त किए उसने वो चाकू सीधा उस बंदे की गर्दन में उतार दिया। उसे कस के पकड़ते हुए हाइंस बोला कि वो जानता है कि वो लोग कितने बड़े कचरे हैं। गुस्से में हीरो चिल्लाया, तुम लोग सिर्फ कचरा हो। पहले वाले को ढेर करने के बाद उसने वार्न किया कि अभी 2 और बचे हैं। दूसरा कलेक्टर आगे बढ़ा। वो चिढ़ गया था कि हाइंस पंगे ले रहा है। कॉन्फिडेंट होकर हीरो ने अपनी स्किल्स याद की और तैयार हो गया। टैवर्न के बाकी गुंडे भी लड़ाई में कूद पड़े और उस पर अटैक कर दिया। उनमें से एक ने हाइंस को पीछे से मारने की कोशिश की, पर कुछ गड़बड़ हो गई। वो बंदा दंग रह गया ये देखकर कि उसका ब्लेड हाइंस के शरीर के पार नहीं जा रहा। एक मुक्का मारकर हीरो ने उस दूसरे गुंडे को भी गिरा दिया। मजाक उड़ाते हुए उसने बताया कि उसने अंदर स्टैब प्रूफ वेस्ट पहनी है। अब आखिरी कलेक्टर एक कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। उसके होश उड़ गए जब एक जादुई दीवार ने उसका वार रोक दिया। हाइंस ने तुरंत उसे एक जोर का हथौड़ा मारा और तीसरे गुंडे का भी काम तमाम कर दिया। हीरो को सुकून मिला कि वो अपने साथ काफी मैजिकल टूल्स लाया था। बॉडीज को देखकर उसने कहा, ये तो बड़ा आसान था। तभी लड़ाई का शोर सुनकर वहां और भी गुंडे आ गए। चारों तरफ से घिरने के बाद हीरो ने दुख जताया कि उसकी बड़ी जुबान ने उसे मुश्किल में डाल दिया है। लड़ाई चलती रही और हाइंस हर एक दुश्मन को गिनते हुए ढेर करता गया। हाफते हुए वो उन गिरे हुए लोगों के बीच खड़ा था। वो खुद हैरान था कि इतने सारे लोग थे। उसके कंधे पर चोट लगी थी। उसने माना कि उस अफरा तफरी में वो गिनती भूल गया था, पर तभी उसकी रिकवरी एबिलिटी ने अपना काम किया और जख्म तुरंत भर गया। अपना पैर एक गुंडे के मुंह पर रखकर उसने पूछा, बता वो बच्चा कहाँ है? जमीन पर पड़ा। वो बंदा उसे धमकी देने लगा कि तू बहुत पछताएगा। उसने वार्न किया कि उसका बॉस आ रहा है हाइंस की लाइफ खत्म करने के लिए। हीरो ने उसकी इन्फो के लिए उसे थैंक्स बोला और उसे खत्म करने की तैयारी की। सीन शिफ्ट होता है एक कमरे में, जहां एक साया आरोन को ढूंढ रहा है। कोने में दुबका हुआ छोटा आरोन अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसे शांत करने के लिए हाइंस ने कहा कि उसकी बहन ने उसे बचाने के लिए भेजा है। बाहर एक चमगादड़ चक्कर काट रहा था। वो खिड़की पर आकर उन्हें देखने लगा। एक भारी आवाज गूंजी, किसकी हिम्मत हुई मेरे रेस्टोरेंट में मेरे खाने को छूने की? नुकीले नाखूनों के साथ वैम्पायर का हाथ बाहर निकला। वो अपना खाना बीच में छूटने की वजह से गुस्से में था। अंधेरे से निकलते हुए उस क्रिएचर ने उन्हें घूरा, जिससे हाइंस थोड़ा डर गया। वैम्पायर ने दोनों को धमकी दी कि जो उससे टकराता है उसका क्या अंजाम होता है। बच्चे को बचाते हुए हाइंस ने कहा कि वो तो बस एक अनजान है जिसे उसके गुंडों ने लूट लिया। वैम्पायर को ये कहानी बोरिंग लगी। उसने एक रेड स्फीयर बनाया और कहा कि उसे बच्चे खाना ज्यादा पसंद है। फिर उसने अपनी पावर से दोनों को घेर लिया। टाइम वेस्ट किए बिना हीरो ने आरोन को पकड़ा और चिल्लाया, जितना तेज हो सके भागो। फिर अपने शरीर पर आग लेकर उसने वैम्पायर को दबोच लिया ताकि उन भाई बहन को बचा सके। मिल गए। थोड़े से टाइम का फायदा उठाते हुए उसने बच्चे को वहां से निकलने को बोला। वैम्पायर हाइंस की स्पीड देखकर इंप्रेस हो गया। एक शैतानी स्माइल के साथ वो आगे बढ़ा और बोला, ये एक अच्छा वार्म अप होगा। हीरो ने आरोन से कहा, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाइंस ने अटैक करने की कोशिश की, पर वैम्पायर ने बड़ी आसानी से उसकी तलवार पकड़ ली। एक झटके में उस क्रिएचर ने अपने नाखून हाइंस के कंधे में घुसा दिए। जख्मी होने के बाद उसे समझ आया कि उनकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। वैम्पायर मजे ले रहा था। उसने कहा कि अगर वो खेल नहीं रहा होता तो अब तक उसे मार चुका होता, पर हाइंस ने हार नहीं मानी। हमारा हीरो एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर वैम्पायर उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है। वैम्पायर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे खाने से पहले वो उसकी हड्डियां तक चबा जाएगा। उसे अपने नाखूनों से ऊपर उठाते हुए वैम्पायर ने कहा कि अब तेरा रेसिस्टेंस खत्म, और उसे काटने के लिए तैयार हो गया। हाइंस ने अपने मुंह में एक मैजिकल आइटम दबाया और सोचा कि अगर ताकत में इतना फर्क है तो क्यों ना दोनों साथ में ही मरे। अचानक हीरो की बॉडी से आग का एक धमाका निकला।
वो क्रिएचर दंग रह गया ये देखकर कि हाइंस के पास एक हिडन फायर मैजिक टूल था। प्रोटैगनिस्ट ने बताया कि उसे ये आइडिया तब आया जब उसने धमाके के वक्त जमीन पर गिरी हुई शराब देखी। हाथ में मैजिकल टूल लिए हाइंस को लगा कि वो बाजी पलट सकता है। वैम्पायर ने उसे पागल कहा और वॉर्न किया कि वो खुद भी जलकर राख हो जाएगा। अपने जलते हुए हाथ से हीरो ने उसे धक्का दिया और चिल्लाया, गायब हो जा। वैम्पायर ने उसे मीट का कमजोर टुकड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाया। गुस्से में हाइंस ने दुश्मन को एक जोर की हेडबट मारी। उसने कहा कि उसकी बॉडी को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो काफी रेजिलिएंट है और तुरंत रिकवर कर लेता है। अपने जलते हुए बालों के साथ वो चिल्लाया कि वो एक बहुत ही ढीठ पकवान है। आग को ऐसे फैलते देख वैम्पायर गिड़गिड़ाने लगा कि रुक जाओ, पर एक जोरदार धमाके के साथ सब खत्म हो गया। आग ने सब कुछ लपेट लिया और हाइंस जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो खुद हैरान था कि वो अभी भी जिंदा है। उसने मजाक में सोचा कि ज्यादा स्ट्रांग होना भी एक प्रॉब्लम है। फिर उसने सब कुछ याद किया। उस दुखी लड़की की मदद करने का मिशन सक्सेस हो गया था। इधर डायना और आरन मिल तो गए थे पर आग देखकर परेशान थे। सिस्टम ने वार्निंग दी कि अवतार की जान चली गई है और उसे वापस आने में 7 दिन लगेंगे। इस बीच डायना पैसे कमाने के लिए लोगों के जूते साफ करने लगी। इस्माइल के साथ उसने पेमेंट के लिए थैंक्स बोला। वो खुश थी कि काम खत्म हुआ, पर तभी एक और बंदा आया। उसने पूछा कि क्या वो उसके जूते भी साफ कर देगी। डायना मान गई, पर अचानक उसने उसे पहचान लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। डायना ने उसे गले लगा लिया और चिल्लाई कि आप सही सलामत हो। वो उसे देखकर बहुत इमोशनल हो गई। हाइंस ने स्माइल के साथ मजाक किया कि वो इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देगा, पर सच तो ये था कि ये एक झूठ था क्योंकि अवतार सच में पहले ही खत्म हो चुका था। कुछ दिन पहले अपने असली घर पर हीरो उस लड़की के लिए परेशान था। उसे अकेला महसूस ना हो इसलिए उसने एक नया अवतार बनाया और उसका नाम रखा हाजू। इस नए क्लोन की खासियत थी एक्सेलरेशन। इस नए अवतार के साथ वो डायना के पास गया, ये सोचकर कि शायद वो फर्क पहचान न पाए, और लड़की को सच में लगा कि ये वही पुराना बंदा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा की एसेंस एक ही थी। परेशान होकर डायना ने उसे वॉर्न किया कि वैम्पायर्स अब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। उसने स्माइल के साथ उसे तसल्ली दी कि उसके पास पूरा प्लान तैयार है। उसे यकीन था कि इमॉर्टल किंग हंस की पावर के सामने वैम्पायर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। कमरे में हाइंस को रियलाइज हुआ कि उसे इंटरडायमेंशनल ट्रांसमिशन के लिए 10 दिन वेट करना होगा। तभी वही चमगादड़ पास आया और बदलकर उस पर अटैक कर दिया। वैम्पायर ने उसकी गर्दन पकड़ ली और इल्जाम लगाया कि शहर में जितनी भी तबाही हुई है उसका जिम्मेदार वही है। उसने कहा कि जंगल के निशान सीधे उस तक लाते हैं। हाइंस एकदम डर गया। वैम्पायर सोचने लगा कि एक आउटसाइडर उसके एक मरे हुए वैम्पायर साथी के इलाके में क्या कर रहा है। हाइंस के पास लड़ने की ताकत नहीं थी। उसे समझ आ गया कि वो एक और खतरनाक मॉन्स्टर के सामने है। वैम्पायर थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसे हाइंस से कोई डार्क मैजिक या अपने किसी रिश्तेदार की स्मेल नहीं आ रही थी। हाइंस ने अनजान बनने की कोशिश की और बोला कि मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। एक शैतानी स्माइल के साथ उस क्रिएचर ने उस पर शक किया और उसे काटने के लिए तैयार हो गया। उसने हाइंस की गर्दन पर काट लिया। उस लिक्विड का स्वाद लेने के बाद वो पीछे हटा जबकि हाइंस दर्द से कराह रहा था। अवतार ट्रांसफॉर्म हो रहा था और सिस्टम ने भी इस बदलाव पर दुख जताया। अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके पास एक नई लीनिएज एबिलिटी आ गई थी। वैम्पायर ने दोबारा वही सवाल पूछा। अपनी अथॉरिटी का यूज करके वैम्पायर ने उसे चैलेंज ओथ के लिए प्रेशर किया। तभी हाइंस की हीलिंग एबिलिटी इवॉल्व हो गई। उस लाल लिक्विड को खुद को ओबे करने पर मजबूर करते हुए देख हाइंस ने सर झुकाया और लॉर्ड वारक को जवाब देते हुए कहा कि वो हाइंस ने सर झुकाकर कहा कि वो बस एक मुसाफिर है, पर अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि वो इस गुलामी वाली फीलिंग को इग्नोर कर सकता है। उसका माइंड कोर एबिलिटी एक फिल्टर की तरह काम कर रहा था जो वैम्पायर के सामने झुकने वाली इंस्टिंक्ट को ब्लॉक कर रहा था। लॉर्ड वारक को थोड़ा शक तो हुआ, पर वो मुड़ा और हाइंस को अपने पीछे आने को बोला क्योंकि उन्हें कुछ काम था। हाइंस ने सोचा सही है, इसी बहाने दुश्मन के घर में घुसकर इन्फो निकाल लूंगा। सीन शिफ्ट होता है वरोस्लैक क्लैन के हेडक्वार्टर में। अंदर बाकी सारे वैम्पायर्स लॉर्ड वारक को सलाम करते हैं और हाइंस उनके पीछे पीछे चलता है। बाकी वैम्पायर्स हाइंस को देखकर बातें बनाने लगे कि लॉर्ड वारक ने इतने इन्फीरियर बंदे को अपने साथ क्यों रखा है। तभी अचानक एक फीमेल वैम्पायर ने हाइंस को गले लगा लिया। वो बड़े दिनों बाद किसी नए इन्फीरियर को देखकर एक्साइटेड थी। उसका नाम रोजिलिका था। हाइंस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और अपना इंट्रो दिया। रोजिलिका ने उसका मूड ठीक करने के लिए एक ड्रिंक ऑफर की। शक न हो इसलिए हाइंस ने वो कप पकड़ लिया। ड्रिंक पीते ही भले ही उसके पास फिल्टरिंग एबिलिटी थी, पर उसे खून की भयंकर प्यास महसूस हुई। पर उसने हार नहीं मानी। अपनी पावर से स्वाद और स्मेल को ब्लॉक किया और एक झटके में ड्रिंक खत्म कर दी। पीने के बाद उसने ड्रिंक की तारीफ की जिससे रोजिलिका एकदम फ्लैट हो गई। हाइंस ने टॉपिक बदलने के लिए पूछा कि ये इन्फीरियर का मतलब क्या होता है। रोजिलिका हैरान थी कि इसे वैम्पायर्स की क्लासेस ही नहीं पता। उसने समझाया कि कैसे नीचे से लेकर क्लैन लीडर्स और सेंट्स तक की हायरार्की होती है और सबसे ऊपर होता है प्रोजेनिटर जिसका हुक्म सबको मानना पड़ता है। तभी सीढ़ियों के ऊपर से लॉर्ड वारक ने सबका ध्यान खींचा और एक बड़ा अनाउंसमेंट किया।
उसने सीधे मुद्दे की बात की, इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट्स गायब हो गए हैं। सारे चमचे हैरान थे। लीडर ने बताया कि वो शहर के पास से ही गायब हुए हैं। हाइंस ने अनजान बनकर फ्रैगमेंट्स के बारे में पूछा तो रोज़लिका ने बताया कि डार्क विजार्ड्स ने एक गांव में ये फ्रैगमेंट्स बनाए थे। इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिलने के बाद रोज़लिका और हाइंस शहर में एक छतरी लेकर निकल पड़े। दिन की धूप में हाइंस को थोड़ी कमजोरी फील हो रही थी। रोज़लिका चिढ़कर बोली कि उनके फ्रैगमेंट्स यहाँ लाना बेकार गया। हाइंस ने चौकन्ना होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास और भी फ्रैगमेंट्स रखे हैं? उसने कन्फर्म किया कि हाँ, उनका प्लान उन्हें मर्ज करने का था। हाइंस को मौका मिल गया। उसे लगा कि किसी एक ही वैम्पायर के पास वो फ्रैगमेंट्स होंगे। उसने रोज़लिका को पकड़ा और पूछा कि वो कहाँ छुपाए हैं। वो हंसने लगी और बोली, मेरे जैसी मामूली वैम्पायर को ये सब कैसे पता होगा? बाद में जब वो डायना से बात कर रहा था तो उसने कहा कि शायद उसे लोकेशन पता है। हाइंस हैरान था, पर लड़की ने कन्फर्म किया कि उसे सच में पता है। रात को जब वो खाना खा रहे थे, हाइंस ने पूछा कि क्या वो सच बोल रही है। डायना ने कहा कि वो 100% श्योर तो नहीं है, पर 1 साल पहले वो एक टूम्ब साफ करने का काम करती थी। हर फ्राइडे वरोस्लैक के लोग वहां एक स्टोन चैम्बर में जाते थे। वहां उसे हमेशा एक गंदी और शैतानी स्मेल आती थी। हाइंस को लगा ये लीड काम की है। उसने इन्फो के लिए डायना का शुक्रिया किया और उन दोनों को छुप कर रहने को बोला, पर जाने से पहले डायना ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, आपकी स्मेल अब अलग है। हाइंस ने अपने दांत दिखाए और कहा कि तुम्हारी नाक को धोखा देना मुश्किल है। लड़की दंग रह गई ये देखकर कि वो वैम्पायर बन गया है। परेशान होकर उसने हाइंस का हाथ थामा और मदद ऑफर की। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, आप मेरा थोड़ा सा खून पी सकते हो, पर ज्यादा मत पीना। हाइंस उसकी इस बोल्डनेस पर हैरान रह गया। उसने चिढ़कर उसके माथे पर एक छोटी सी चप्पत मारी और बोला, ये फालतू बातें बैंड कर और बस लोकेशन बता। सीन एक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ता है जहां एक चीख सुनाई देती है। एक चैम्बर के अंदर एक जख्मी आदमी को वैम्पायर धमकी दे रहा था। उसका नाम टाइपोल था। वैम्पायर ने उसे चैलेंज किया कि अगर आज़ादी चाहिए तो तलवार उठाकर मुझ पर वार करो। कमजोर होने के बावजूद उस आदमी ने तलवार उठाई और गुस्से में चीखते हुए वैम्पायर पर हमला कर दिया, पर वैम्पायर ने बड़ी आसानी से उसका वार रोक दिया और उस अटैक को घटिया बताया। अपनी पावर यूज करते हुए वैम्पायर ने उसे लाल लिक्विड के टेंटकल्स में जकड़ लिया। वो आदमी एकदम जम गया। अब उसके बचने का कोई चांस नहीं था। टेंटाकल्स ने उसकी बॉडी को चीर दिया और उसका सारा खून निचोड़ लिया। बोर होते हुए टाइपोल ने कंप्लेन की कि ये लड़ाई बहुत ही बेकार और बोरिंग थी। उसने अपने नौकर को ऑर्डर दिया कि ये कचरा साफ करो और कोई नया बलिदान लेकर आओ। नौकर अपने मालिक की बात मानते हुए उस लाश को हटाने लगा। लाश को खींचते वक्त उसे कुछ अजीब लगा और उसने पूछा, वहां कौन है? तभी अंधेरे से स्केलेटन्स का एक ग्रुप निकला और नौकर पर अटैक कर दिया। हैरान होकर टाइपोल सोचने लगा कि ये गंदी लाशें अंदर कैसे आईं। उसने अपने बंदों को स्केलेटन्स पर हमला करने को बोला। जमीन से एक नीली आग निकली और ढेर सारे स्केलेटन्स पैदा हो गए। अचानक नुकीले क्रिस्टल्स ने वैम्पायर और उसके नौकरों को चीरना शुरू किया। फंस जाने पर उसने पूछा कि क्या दुश्मन कोई नेक्रोमैंसर है। टाइपोल ने चिल्लाकर पूछा कि इस घुसपैठिए को इस सीक्रेट जगह का पता कैसे चला। अंधेरे से हंस बाहर आया। उसके हाथ में नीली एनर्जी का एक गोला था। जब वैम्पायर को लगा कि उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला तो उसने और टाइम वेस्ट ना करने का फैसला किया। अपनी लाल आंखों के साथ उसने धमकी दी कि वो हंस का सिर्फ सिर जिंदा छोड़ेगा, बाकी सब खत्म कर देगा। एक पल में टाइपोल ने अपनी स्पीड से स्केलेटन्स के चिथड़े उड़ा दिए, पर हंस को घंटा फर्क नहीं पड़ा। अवतार ने हड्डियों के नुकीले स्पाइक्स बनाए। हीरो ने वैम्पायर को चैलेंज किया कि दम है तो अपना वादा पूरा कर और मेरा सिर अलग करके दिखा। सारे स्पाइक्स दुश्मन की तरफ टूट पड़े। बाहर एक और वैम्पायर आया जबकि स्केलेटन्स नौकरों पर अटैक कर रहे थे। टाइपोल ने अपने साथी को देखा और स्केलेटन को हराने के लिए मदद मांगी, पर इसे ही वो आगे बढ़ा। किसी ने उस पर अटैक कर दिया। उसे रियलाइज हुआ कि उसके अपने साथी हाइंस ने ही उसे काट लिया है। वैम्पायर ने उसे बेवकूफ कहा। इस अचानक धोखे को वो समझ ही नहीं पा रहा था। तभी प्रोटैगनिस्ट के हाथ से काली एनर्जी निकलने लगी। डार्क मैजिक देखकर उसे लगा कि इनका डिलिक के साथ कोई चक्कर है। वो डर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों साथ हो सकते हैं। वो चिल्लाया कि अपने ही जात का खून पीना एक महापाप है। अपने सारे निचोड़े हुए लिक्विड के साथ वैम्पायर जमीन पर ढेर हो गया। हाइंस ने बोला कि दिमाग खराब करने वाला मैजिक उस पर काम नहीं करता। खून पीने के बाद उसे फ्लूइड मैजिक की पावर मिल गई। वो बैरियर तोड़ तो सकता था, पर टाइम बहुत कम था। कोई और रास्ता न देखकर उसने डिसाइड किया कि वो इसे कुचल देगा। एक पावरफुल अटैक से वो ताबूत धमाके के साथ टूट गया। अंदर देखा तो दोनों अवतारों को वही मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, इमॉर्टल किंग का दूसरा फ्रैगमेंट जो पावर से धड़क रहा था। हंस उस दूसरे फ्रैगमेंट की पावर को सोखने के लिए तैयार हुआ। नेगेटिव थॉट्स की एक बहुत बड़ी लहर उससे टकराई। मेंटल फिल्टर होने के बावजूद फ्रैगमेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। सर्वाइव करने के लिए हीरो ने अपने सारे क्लोन्स की पूरी ताकत हंस पर फोकस कर दी। तभी वारक वहां पहुंचा और सोचने लगा कि क्या वो देर से आया है। आसमान में एक फिगर देखकर उसने अपने बंदों को अटैक करने को बोला। हंस पर सीधा वार हुआ, पर उसने एनर्जी को नहीं छोड़ा।
एक काउंटर अटैक के साथ उसने वैम्पायर्स पर पावर का एक धमाका छोड़ा। वारक ये सीन देखकर दंग रह गया। स्केलेटन का वो रूप एकदम खतरनाक था। सिस्टम ने अलर्ट दिया कि उसकी रिजनरेशन अब इमॉर्टैलिटी में बदल गई है। नई पावर के साथ हंस डेक से आर्चलिच बन गया। पास ही एक नाइट ने पर्पल धुआं देखा और उसे ये बड़ा अजीब लगा। उसके नौकर ने पहचान लिया कि ये आथू शहर है। राख को छूते ही उसने डिसाइड किया कि वो वापस जाकर इसकी रिपोर्ट देगा। उसे समझ आ गया कि ये कोई मामूली राख नहीं बल्कि कुछ बहुत ही शैतानी है। इस तबाही के बीच वारक ने इमॉर्टल किंग का निशान पहचान लिया। वो इम्प्रेस था कि दुश्मन की ताकत 10 गुना बढ़ गई है। फ्रैगमेंट के साथ हंस आर्च लिच बन गया और उसे नई एबिलिटीज मिल गईं। अब उसके पास ईविल विजडम और फोरबिडन नॉलेज था। अवतार को डार्क मैजिक के सारे राज पता चल गए थे। हंस ने पर्पल धुआं बनाया और गायब हो गया, वैम्पायर्स को कंफ्यूजन में छोड़कर। वारक सोचने लगा कि इस चाल के पीछे क्या प्लान है। इससे पहले कि वो पीछे हट पाते, एक परछाई ने एक वैम्पायर पर अटैक कर दिया। शॉक्ड होकर वारक ने देखा कि उसका नौकर वारक को बड़ी बेरहमी से फेंक दिया गया। परेशान होकर उसने पूछा कि क्या ये एक आर्च लिच की पावर है। तभी अचानक काली स्पाइक्स लॉर्ड वारक के शरीर के पार हो गईं। दर्द में चीखते हुए उसने देखा कि हंस उसके पास खड़ा है और कह रहा है कि तुम काफी स्ट्रांग हो यार। अवतार ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे रेड लिक्विड का बैग बोला, जिससे वारक एकदम चिढ़ गया। वैम्पायर सोचने लगा कि हंस ने उस फ्रैगमेंट की बुराई को कैसे झेल लिया। तभी हंस ने बताया कि वो अकेला नहीं है और हाइंस की परछाई ने आकर उसे काट लिया। इस तरह दोनों अवतारों ने मिलकर लीडर को ढेर कर दिया। सिस्टम ने अलर्ट दिया कि अब उसका खानदान प्योर क्लास में इवॉल्व हो गया है। अब और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर उसने प्लान बनाया कि वो बाकी वैम्पायर्स को निचोड़कर और इवॉल्व होगा। बाकी बचे वैम्पायर्स डर के मारे भागने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बुरी हार के बाद क्या करें। उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने माना कि दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर था। पिर ने हवा में मैजिक फील किया और दुश्मन की भयंकर पावर को नोटिस किया। सूरज उगता देख उन्होंने डिसाइड किया कि अभी पीछे हटना ही सही है और रिन्फोर्समेंट्स को बुलाया जाए। दूर कहीं उनका एक इंसान चमचा अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो वैम्पायर्स को गालियां दे रहा था कि वो इतनी आसानी से हार गए। तभी हंस की शैडो आई और उसका एक हाथ दबोच लिया। हंस शहर में ही रुका ताकि बाकी वरोस्लैक मेंबर्स का सफाया कर सके। दूसरी तरफ हाइंस ने कुछ व्यापारियों को हायर किया ताकि वो उन भाई बहन को शहर से बाहर ले जा सके। रास्ते में वो एक पैन में 2 मस्त स्टेक्स बनाता है। बच्चे इतना स्पेशल स्टेक देखकर खुश हो गए। उन्होंने उसे थैंक यू बोला और कहा कि खाना एकदम लाजवाब है। हाइंस ने रियलाइज किया कि खतरे से दूर होकर वो बच्चे काफी खुश हैं। उसने डायना से उसके अंकल और लेलास का एड्रेस कंफर्म किया। लड़की थोड़ी इनसिक्योर फील कर रही थी, पर हाइंस ने कहा कि फिक्र मत कर। उसने सोचा कि अगर कुछ गलत हुआ भी तो वो उन्हें अच्छे खासे पैसे दे देगा। मुस्कुराकर उसने सोचा कि यहाँ आने के बाद वो कितना बदल गया है। ख्यालों में खोया देख बच्चों ने उसे रियलिटी में वापस लाया। डायना ने परेशानी में पूछा कि क्या उसके पास खून खत्म हो रहा है। वो हंसने लगा और बोला कि वो ठीक है क्योंकि उसने पहले ही वैम्पायर्स का खून पी लिया है। इसी बीच हंस वैम्पायर्स की बॉडीज को अनडेड में बदल रहा था। अवतार ने एक पोर्टल खोला और अपने नए क्रिएचर्स को अंदर भेज दिया। अपनी नई पावर्स के साथ उसने अर्थ पर एक सबस्पेस बनाने का सोचा, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ और वैम्पायर्स वहां आ जाएंगे। वो बहुत गुस्से में थे और पूछ रहे थे कि वो अभी तक शहर में क्यों है। एक ने अपना इंट्रो दिया, मेरा नाम ओवोर है, और पूछा कि क्या हंस उस चैलेंज ओथ का हिस्सा है। स्माइल के साथ हीरो ने हाँ बोल दी। ओवोरे ने उस पर फ्रैगमेंट चुराने और हाइडआउट तबाह करने का इल्जाम लगाया और अपनी साइथ निकाल ली। चिल्लाते हुए वैम्पायर ने अटैक किया और बोला कि हंस का खेल यहाँ खत्म होता है। उसने अपने आरे से वार किया, पर हमारा हीरो सही टाइम पर बच निकला। अवतार जमीन के अंधेरे से तेजी से निकला और बाल बाल बचा। ओवोरे ने उसकी पावर देखकर माना कि एक प्योर वन दुश्मन आसान नहीं होता। अचानक चारों तरफ एक लाल बैरियर बन गया। ओवोरे ने वॉर्न किया कि उनके मेजेस ने ट्रैप बिछा दिया है। हंस को पता था वो बैरियर तोड़ सकता है, पर उसे थोड़ा टाइम चाहिए था। वैम्पायर ने फिर अटैक किया और कहा कि वो उसका सिर कुचल देगा। कोई रास्ता न देखकर स्केलेटन ने कहा कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। एकदम फिल्मी और ड्रामेटिक स्पीच देते हुए उसने वैम्पायर्स को खत्म करने का ऐलान किया। फिर वहां से निकलने के लिए अवतार ने एक शैतानी एग्जिट मारी। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, रियल वर्ल्ड में हान ने समनिंग कैंसिल कर दी और हंस गायब हो गया। वैम्पायर्स हैरान रह गए। उन्हें ये पूरा सीन बड़ा ही बकवास और पैथेटिक लगा। तभी अचानक आसमान से चांदी के तीर गिरने लगे, जिनसे उनके मेजेस मारे गए। ओवोरे ने पहचान लिया कि ये पैलेडिन्स के पवित्र तीर हैं। एक नौकर ने वॉर्न किया कि हालत और भी खराब हो गई है। चर्च ऑफ गॉड के पैलेडिन्स ने मकबरे को घेर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। चिढ़कर ओवोरे ने रियलाइज किया कि उस लिच ने जानबूझकर उन्हें देर करवाई और उसने कसम खाई कि वो उस स्केलेटन को मिटा देगा। वापस अपने अपार्टमेंट में हान सेलिब्रेट कर रहा था कि उसका अवतार बच गया, पर फिर उसे वो अपने अवतार की एम्बैरसिंग स्पीच याद आई जो उसने मरते मरते दी थी। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाया, मैंने ये क्या बोल दिया। वो बेड पर गिर गया और उस घटिया क्लीशे विलन स्पीच के बारे में सोचकर पछताने लगा।
वो सोचने लगा कि वो पागल हो गया है क्या जो ऐसी बातें बोल रहा था। थोड़ा और सोचने के बाद हन ने माना कि उसे थोड़ा प्राउड फील हो रहा था। आखिर उसने वैम्पायर्स का सामना किया और शहर में एक लड़की की जान बचाई थी, जिससे उसे एक हीरो वाली फीलिंग आ रही थी। शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए उसने अपने कर्मा पॉइंट्स चेक करने का सोचा और शॉप खोली, ये उम्मीद करते हुए कि कुछ बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। वो दंग रह गया जब उसने देखा कि उसके पास 7 लाख से ज्यादा कर्मा पॉइंट्स हैं। उसे लगा कि विजार्ड्स और वैम्पायर्स के बीच जो पंगा उसने करवाया उससे ये काफी बढ़ गए। इतने सारे पॉइंट्स देखकर उसने अपनी यूनिक एबिलिटी को और अपग्रेड करने का डिसाइड किया। एक नीली रोशनी ने उसे घेर लिया और उसके अवतार समन करने की लिमिट बढ़ गई। वो सोचने लगा कि ये नया पर्सोना एबिलिटी क्या मेंटल कोर जैसा ही है। एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ वो हंसने लगा। नई स्किल्स मिलने के बाद उसने पर्सोना एबिलिटी का यूज करके अपने सारे इमोशंस को एक अवतार के अंदर डाल दिया। हन को समझ आ गया कि सिस्टम ने उसे वही चीज दी है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। दूसरी दुनिया की यादों ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। 2 साल से अपने कमरे में कैद रहने की वजह से वो दुनिया से एकदम कट चुका था। उसके लिए सब कुछ एक गेम जैसा था, असली जिंदगी से बहुत दूर। असलियत तो ये थी कि वो अभी भी अपने उस अंधेरे कमरे में अकेला था। एक सीरियस लुक के साथ उसने उस रियलिटी का सामना किया जिसे वो इतने वक्त से अवॉइड कर रहा था। पर अब वो सारे नेगेटिव इमोशंस जिन्हें उसने दबाकर रखा था बाहर आ गए थे। उसने अपने अवतार को उसके नाम से बुलाया और अपने सारे बुरे फीलिंग्स उसमें ट्रांसफर कर दिए। इस प्रोसेस के बाद उसे ताज़ा महसूस हो रहा था, पर खाली खाली नहीं। उसे फिक्र हुई कि क्या हंस उसके इन घटिया इमोशंस को झेल पाएगा। अवतार ने कहा कि दर्द और मायूसी अब उसे परेशान नहीं करते। हीरो ने नोटिस किया कि अवतार की आवाज का लहजा बदल गया था। हंसने लगा और सोचने लगा कि क्या इमोशंस वाले अवतार की अपनी कोई पर्सनैलिटी होगी। तभी अचानक हन को बाहर से एक जोर का धमाका सुनाई दिया। घबराकर वो सोचने लगा कि शहर में अब क्या हो रहा है। खिड़की से उसने धुआं उठते देखा और उसे डर लगा कि कहीं ये कोई दूसरा विलन अटैक तो नहीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो टेंशन में दिख रहा था। हंस ने उसका सामना किया और पूछा, क्या तुम्हें लड़ने के लिए कोई वजह चाहिए? एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अवतार अपने मास्टर के पास आया। इमोशंस ट्रांसफर करने के बाद हन को रियलाइज हुआ कि वो बस खुद से भाग रहा था। उसने माना कि दिल ही दिल में वो विलन्स को मिटा देना चाहता है, पर उसके पास उतनी हिम्मत नहीं थी। इस तबाही भरी दुनिया में हर जगह गुंडागर्दी फैली थी। एक नया मास्क पहनकर अवतार ने ऐलान किया, अब मैं ही कानून बनूंगा। कहीं और 2 गार्ड्स टेररिस्ट अटैक्स की शिकायत कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब तक मदद क्यों नहीं आई। दूर से देख रहे अवतार ने नोटिस किया कि विलन्स के फंक्शंस अब एक साथ मिल गए हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खाली हाथ नहीं जाएगा। उसके हाथों में जो स्फेयर्स थे वो खुले और उनके अंदर से एक विशाल नीली आंख निकली। अवतार ने उन जादुई आंखों को अंधेरे पर नजर रखने के लिए भेज दिया। वो शहर में हर जगह तैरने लगीं, छुप कर बैठे गुनाहगारों को ढूंढने के लिए। एक गली में कुछ गुंडे सिगरेट पीते हुए एक एस्ट्रे मांग रहे थे। पता चला कि वो लोग एक छोटे बच्चे को एस्ट्रे की तरह यूज करने वाले थे। उन जादुई आंखों में से एक ने ये सब चुपचाप देख लिया, जबकि वो बच्चा उनसे रुकने की भीख मांग रहा था। एक दूसरे घर में एक आदमी एक औरत और उसके बच्चे को धमका रहा था। वो जादुई आंख देख रही थी कि वो आदमी बेल्ट से उन्हें मारने ही वाला है। कहीं और एक चोर दुकान का शीशा तोड़कर अंदर घुस गया और अपना बैग भरने लगा। अपनी इन आंखों की मदद से अवतार सारे क्राइम्स देख रहा था। तभी अचानक हंस वहां पहुंचा और उस चोर को गर्दन से दबोच लिया। अवतार ने बाकी गुंडों पर भी अटैक किया और उन्हें हमेशा के लिए डर दे दिया। वो गली वाले गुंडों के सामने आया और उन्हें धमकी दी, इस दिन को हमेशा याद रखना। उसने उन्हें वार्न किया कि अगर वो दोबारा बुरे बने तो वो उन्हें अंधेरे में मिलेंगे। इस तरह उन सबको एक अच्छा सबक मिला। अपने नए पावर की आदत डालते हुए अवतार को और भी ज्यादा ताकत की भूख लगने लगी। अपनी उन निगरानी करने वाली आंखों से घिरे हुए उसने डिसाइड किया कि उसे शहर को और भी साफ करने की जरूरत है। भयंकर पावर के साथ उसने कसम खाई कि वो इस जगह को पवित्र करके रहेगा। पूरी रात शहर की सफाई करने के बाद अवतार खुश था, पर उसे रियलाइज हुआ कि उन ऑय ऑफ डार्कनेस की कुछ लिमिटेशंस हैं। रोशनी में उनकी पावर कम हो जाती है, इसलिए उसे किसी नए तरीके की जरूरत थी। वो अनडेड तो यूज नहीं कर सकता था, तो वो सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी कुछ कबूतरों को देखकर उसे आइडिया आया कि क्यों न वो इन्हें, हंस ने सोचा, क्यों ना इन्हें अपना नौकर बना लिया जाए। एक कबूतर के पंख को देखकर उसके दिमाग में एक इनविजिबल इमेम्बल ऑय बनाने का आइडिया आया। उसने फैमिलियर मैजिक यूज करके जानवरों को कंट्रोल करने का फैसला किया। हंस ने मैजिक ट्राई तो किया, पर कुछ गड़बड़ हो रही थी। एक पुराने गोब्लिन लेयर में वो कबूतरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे समझ आया कि मैजिक कम करने से उसका असर कमजोर पड़ जाता है। परेशान होकर उसने कहा, अब मुझे प्रोग्रामर्स का दुख समझ आ रहा है। मैजिक को थोड़ा एडजस्ट करने के बाद वो सोचने लगा कि क्या अब ये काम करेगा। तभी वही प्यारी सी बिल्ली अचानक एक 4 ऑय क्रिएचर में बदल गई। 3 हफ्ते बीत गए, पर अभी तक कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिला था। अपने आखिरी टेस्ट सब्जेक्ट के साथ उसने उम्मीद की कि इस बार काम बन जाएगा। चिढ़कर हंस ने कबूतर को पकड़ा और अपने मैजिक को फाइनल टच दिया।
सुकून की सांस लेते हुए उसने कबूतर को थामा। उसे यकीन था कि वो कामयाब हो गया है। जैसे ही उसने अपना मैजिक उस पर छोड़ा, वो परिंदा उसकी उम्मीद से पहले ही उड़ गया। वो दूसरे कबूतरों के बीच जा मिला। बाहर से एकदम नॉर्मल दिख रहा था, पर जैसे ही वो बाकियों के पास गया, उसने मैजिक फैलाना शुरू कर दिया। दूसरे कबूतरों ने उस इन्फेक्टेड बॉडी को खा लिया और जाल में फंस गए। लाल आंखों के साथ सारे कबूतर हंस के नौकर बन गए। खुश होकर उसने सेलिब्रेट किया कि अब ये परिंदे शहर में उसकी आंख और कान बनेंगे। हंस ने ऑर्डर दिया, उड़ जाओ और शहर में मेरे दुश्मनों को ढूंढ निकालो। जंगल के बीच कबूतरों का सामना दो आदमियों से हुआ। बिशप वही मकबरे वाली धमकी भरी बातें याद कर रहा था। पालाडिन सर टस्किन पास आया और बताया कि वैम्पायर्स इमॉर्टल किंग के साथी नहीं हैं, पर बिशप लैडियस ने कहा कि उन्हें और सबूत चाहिए क्योंकि दुश्मन और भी ताकतवर होता जा रहा है। तभी अचानक उसके हाथ में एक सुनहरा क्रॉस चमकने लगा। उसने कन्फर्म किया कि होलीनेस ने उनसे कांटेक्ट किया है। आवाज आई कि इमॉर्टल किंग की प्रेजेंस फिर से डिटेक्ट हुई है। बिशप ने वादा किया कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। गुफा में बैठा हंस चेक कर रहा था कि इन्फो सही से आ रही है या नहीं। तभी उसने नोटिस किया कि जंगल में उसके बंदों के साथ कुछ अजीब हो रहा है। जानवर डरकर किसी चीज से भाग रहे थे। उसका एक चूहा डर के मारे भागा, जिससे अवतार कंफ्यूज हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि जानवरों का सामना मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि इंसानों से हुआ है। उसे शक हुआ कि कहीं ये दुश्मन का जाल तो नहीं। एक कबूतर की नज़र से उसने देखा कि गुफा के पास बहुत सारे नाइट्स खड़े हैं। इससे पहले कि वो कुछ करता, कबूतर को एक तीर लग गया। आर्चर चिल्लाया और वार्न किया कि हंस की ये चालें अब नहीं चलेंगी। सर टस्किन ने कहा, कोई भी बुराई डिवाइन गेज से नहीं बच सकती। तलवार निकालकर उसने अवतार को सरेंडर करने और इंसाफ का सामना करने का ऑर्डर दिया। हंस ने उस ऑर्डर का निशान पहचान लिया जो उसने वॉरोस्लैक में देखा था। उसे पता था कि डिवाइन पावर उसके लिए प्रॉब्लम है। वो सोचने लगा कि इन्हें उसका पता कैसे चला। टस्किन आगे बढ़ा और अपनी पवित्र तलवार से हंस पर अटैक कर दिया। पालाडिन ने उससे बोलने का मौका तक नहीं दिया। चिढ़कर उसने वार्न किया कि वो बातों में नहीं आने वाला। नाइट को एकदम जिद्दी देखकर हंस ने स्ट्रेटेजी सोची, थोड़ा देर खेलते हैं और फिर यहां से निकल लेंगे। हंस ने मैजिक यूज करने की कोशिश की, पर पालाडिन ने उसे ब्लॉक कर दिया। टस्किन ने कहा, ऐसी घटिया चालें मुझे धोखा नहीं दे सकती। नाइट ने अपनी पवित्र तलवार से एक सीधा वार किया। फेस टू फेस होने पर स्केलेटन ने पूछा, क्या अब बुरों को सजा देना भी जुर्म है? पालाडिन चिल्लाया, तुमने फॉरबिडन पावर यूज करके खुद को उन गुंडों जैसा बना लिया है। लॉजिक समझ न आने पर अवतार अगले अटैक के लिए तैयार हुआ। उसने नोटिस किया कि शुरू से ही कोई चीज उसके मैजिक में रुकावट डाल रही है। एक मुक्का मारकर पालाडिन ने हंस का मास्क एक धमाके के साथ तोड़ दिया। टस्किन ने अपने बंदों को सेक्रेड हिम तैयार करने को कहा। क्वायर मेंबर्स ने गाना शुरू किया और हवा में म्यूजिकल नोट्स तैरने लगे। हंस को महसूस हुआ कि उस पवित्र म्यूजिक से उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसने अटैक करने का सोचा, पर वो मासूमों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तभी उसे नाइट का साया पास आते दिखा। पालाडिन ने अटैक किया और अपनी तलवार हंस के सीने के पार कर दी। मौका देखकर टस्किन चिल्लाया, अभी हमला करो। उसने सबको ऑर्डर दिया कि हंस को जकड़ लो। जो हंस गुस्से में गालियां देने लगता है। क्वायर मेंबर्स ने रोशनी की जंजीरें बनाई ताकि अवतार को जकड़ सकें। फंस जाने के बाद हंस को बड़ा दुख हुआ कि उसने एक पल के लिए अपनी सावधानी हटा दी थी। वो हवा में लटका हुआ एकदम पैरालाइज हो गया, न हिल सकता था न मैजिक यूज कर पा रहा था। उन्हें देखकर वो समझ गया कि ये सब सिर्फ उसे रोकने के लिए ही किया गया था। अवतार की तरफ देखते हुए पालाडिन ने कहा कि उन्होंने उसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की है और पूछा कि क्या उसने हार मान ली है। पर हंस की हंसी सुनकर टस्किन समझ गया कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। एक डार्क ऑरा के साथ हंस बोला कि अब बातचीत का कोई सीन नहीं है। उसने साफ कह दिया कि उनके रास्ते अलग हैं और उन्हें चैलेंज किया कि दम है तो पकड़ के दिखाओ। टस्किन ने उसे भागने नहीं दिया और एक अटैक तैयार किया। पवित्र रोशनी का एक भयंकर गोला उसकी तरफ छोड़ा गया, पर एक स्माइल के साथ हंस को पता था कि वो बच निकलेगा। वो अचानक हवा में गायब हो गया क्योंकि हन ने समनिंग कैंसिल कर दी थी। टस्किन दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस जेल से निकल गया। सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। अपने कमरे में हंस युंग हैन को ये पूरी सिचुएशन थोड़ी बोरिंग लग रही थी। बेड पर लेटे हुए उसे रियलाइज हुआ कि उसने अब दुश्मनों की लाइन लगा दी है। पहले चैलेंज वाव वाले विजार्ड से पंगा लिया, फिर वॉरोस्लैक वैम्पायर क्लैन से भिड़ गया और अब तो सबसे पावरफुल डिवाइन ऑर्डर भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। तभी हीरो को एक बहुत बड़ा रेवलेशन हुआ। कर्मा शॉप को देखते हुए उसे रिवॉर्ड्स का असली कारण समझ आया। आंखें फाड़े वो सोचने लगा, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? उसे इतने ज्यादा कर्मा पॉइंट्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उसने पूरे कॉन्टिनेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस बात को साइड रखते हुए उसने अपने ओरिजिनल प्लान पर फोकस किया। एक गली में उसका नया अवतार अपनी रिसर्च का रिजल्ट देख रहा था। डार्क मैजिक तब फैलता है जब एक कंट्रोल्ड बंदा दूसरे को छूता है। इस तरह पूरे शहर में उसकी आंखें और कान फैलते जा रहे थे। उसे यकीन था कि जल्द ही उसके बंदों ने पूरे सू सिटी को कवर कर लिया होगा। अचानक उसे कुछ अजीब फील हुआ। एक बिल्ली की नज़र से उसने देखा। उसे लगा शायद पॉलाडिन्स आ गए हैं, पर उसे पता चला कि ये तो कोई क्राइम हो रहा है। एक बैरियर के पार से उसे मदद की आवाज़ सुनाई दी। ओवेन नाम की लड़की एक चाकू लिए
आदमी के सामने अपनी जान की भीख मांग रही थी। एक यंग लड़के को पास से गुजरते देख वो चिल्लाई, पर वो लड़का उसे इग्नोर करके निकल गया तो वो और ज्यादा डर गई। उस आदमी ने उसे जमीन पर पटक दिया और कहा कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। एक गंदी स्माइल के साथ उसने चाकू दिखाया और उसे चिल्लाने को बोला। उसने बताया कि उसकी एबिलिटी ऐसी है कि कोई उसे ना देख सकता है ना सुन सकता है। वो विलन उसे एक माइक्रोफोन के सामने ले गया और बोला कि जोर से चिल्ला, क्योंकि तेरी आवाज मेरे कलेक्शन में एक बढ़िया एडिशन होगी। तभी अचानक स्टूडियो की दीवार एक धमाके के साथ फट गई। घबरा कर उस आदमी ने देखा कि हन का अवतार वहां खड़ा उसकी एबिलिटी के बारे में बातें कर रहा है। अवतार ने कहा कि तेरी पावर सिर्फ साउंड सप्रेशन और इनविजिबिलिटी है, और उसे वार्न किया कि ये बचकानी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। पैनिक में विलेन ने लड़की को होस्टेज बना लिया और पूछा कि तू अंदर कैसे आया। उसने धमकी दी कि अगर अवतार पास आया तो वो लड़की मारी जाएगी, पर हमारे हीरो ने अपने मैजिक से लड़की को तुरंत बचा लिया। गुस्से में विलेन चिल्लाया कि तूने मेरा शिकार छीनने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। वो हमला करने के लिए लपका, पर उसका चाकू हवा में निकल गया। शैडोज में फंसे उस आदमी से अवतार ने कहा कि मैंने ये पहले भी किया है। उसने नेक्रोमेंसी यूज करके उस विलेन की पुरानी यादें चेक की। उसके काले कांड देखकर हंस को समझ आ गया कि ये एक सीरियल क्रिमिनल है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे तबाही की सजा सुनाई। विलेन दर्द से चीखने लगा, पर अवतार ने कहा कि सिर्फ मरना तेरे लिए बहुत छोटी सजा है। उसने अपनी पावर से उसे खूब तड़पाया। उसने डिसाइड किया कि वो इसे एक अनडेड में बदल देगा ताकि अर्थ पर यूज कर सके। एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी बॉडी का सारा खून निचोड़ लिया गया। वो बदलकर एक इंटरमीडिएट अनडेड बन गया, जिसे चेस्टीड कहते हैं। अवतार ने उसे पोर्टल के जरिए भेज दिया और कहा कि ये काफी काम आएगा। उस औरत की तरफ देखते हुए वहां से निकलने से पहले उसने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर दिया। बाद में वो जगह पुलिस ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स से भर गई। वहां पार्क हंसल आया, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का हेड था। एक एजेंट ने उसे बताया कि मरने वाला वही सीरियल क्रिमिनल था जिसे वो ढूंढ रहे थे। उसने कहा कि किसी रिटर्नी ने उसे मारा है क्योंकि सीन पर डार्क मैजिक मिला है। पार्क हंसेल चिढ़ गया क्योंकि उसे ये विजिलेंट पसंद नहीं थे। उसके लिए ये हीरोज खतरनाक थे, और उसने दीवार पर लगे उस मास्क की तरफ इशारा किया। इसी बीच अवतार अपनी एग्जीक्यूशंस जारी रखता है। बिल्डिंग की छत से ये सब सुनकर हन थोड़ा अननोय हो जाता है। वो कहता है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन हेड का चेहरा पास से देखना चाहेगा। सीन शिफ्ट होता है सियोल में रिटर्नी एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स पर। एक औरत ब्रांच मैनेजर यून ज्यून के ऑफिस में घुसती है। उसे दिमाग खराब होता है ये देखकर कि ज्यून फिर से डेस्क पर सो रहा है। वो उसे झिंझोड़ कर जगाती है और कहती है कि ये जरूरी काम है। नींद में भरा ज्यून पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, और रिपोर्ट लेता है। उसे चोरों वाला केस याद आता है और वो पूछता है कि क्या ये किसी क्राइम से जुड़ा है। वो सस्पेक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचता है, एक विजार्ड जिसने वो मास्क पहना है। थका हुआ ज्यून सजेस्ट करता है कि ये केस उस विजिलेंट को दे देना चाहिए, जिसे सुनकर वो औरत शॉक हो जाती है। एक्साइटेड होकर ज्यून कहता है कि अगर उस मास्क वाले को कंट्रोल कर लिया जाए तो वो एक बेहतरीन शिकारी कुत्ता साबित होगा। वो औरत आह भरती है और कहती है कि विजिलेंट को गार्जियन बनना चाहिए। वो उसे फालतू बातें बंद करके डॉक्यूमेंट्स पर काम करने को बोलती है। चिढ़कर ज्यून पेपर्स हवा में उछाल देता है और कहता है कि वो बस इन विलेन से पीछा छुड़ाना चाहता है। इधर हन थोड़ा स्ट्रेच करता है। क्रिमिनल्स की वॉट लगाकर वो काफी सेटिस्फाइड था। वो सोचता है कि जब तक कोई क्रिमिनल ना हो वो सिर्फ लोगों को डराता है। हमारा हीरो डिसाइड करता है कि वो उस विलन ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन करेगा जो शहर में तबाही मचा रही है। अर्थ पर चीजें सेट करके हन अब दूसरी दुनिया पर फोकस करने का फैसला करता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी दुनिया में, जहां बच्चों का अंकल जज्बाती होकर रो रहा है। अपने भतीजों को गले लगाकर वो कहता है कि तुम लोगों ने बहुत दुख झेला है। हमारे हीरो को सुकून मिलता है ये देखकर कि अंकल एक अच्छा इंसान लग रहा है। उसने सोचा था कि उसे धमकाना पड़ेगा, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अंकल उसे बच्चों को लाने के लिए थैंक यू बोलता है और हाइंस कहता है कि ये तो उसका फर्ज था। डियाना की आंखों में आंसू थे। उसने सब कुछ के लिए शुक्रिया किया। वो उसे जोर से गले लगाकर खूब रोने लगी। हाइंस उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो मिलने आएगा और अपना ख्याल रखने को बोलता है। लड़की ने कहा कि वो उसके बदलाव से डर गई थी, पर अब उसे सुकून है। हन हैरान होता है कि क्या ये चेंज उसकी पर्सोना एबिलिटी की वजह से है। इस एबिलिटी ने हंस को नेगेटिव और दिखावे वाला बनाया था, जबकि हाइंस एकदम शांत और ठंडा पर्सनैलिटी वाला बन गया था। क्यूरियस होकर डियाना पूछती है कि वो अब कहाँ जाएगा। एक चर्च की तरफ देखते हुए वो कहता है कि वो एक यात्रा पर जाएगा। हाइंस थलारिया पहुंचता है, जो किंगडम की कैपिटल है। कैपिटल में गॉडेस का सबसे बड़ा टेम्पल था। एक गली में वो चेक करता है कि कोई आसपास तो नहीं, और ब्लू एनर्जी के साथ अपना चौथा अवतार सम्मन करता है। नए क्लोन का नाम है हेनलिक, जिसके पास एक योद्धा की रूह है। वो कहता है कि एक वैम्पायर वहां नहीं रुक सकता और उसे सोने से भरा बैग देता है। टेम्पल में एक प्रीस्ट हेनलिक को बुलाता है। हेनलिक सोने से भरा बैग टेबल पर पटक देता है, जिसे देखकर प्रीस्ट के होश उड़ जाते हैं। क्लैरिक्स दंग थे और हेनलिक ने क्लेम किया कि ये उसकी पूरी जायदाद है। वो कहता है कि वो सब कुछ गॉडेस को दान करके एक सेक्रेड नाइट बनना चाहता है।
हन सोचता है कि उसके बाकी अवतार्स अंधेरे के क्रिएचर थे, पर इस बार उसका अवतार एक इज्जतदार नाइट ऑफ लाइट बनेगा। हेनलिक ऑर्डर ज्वाइन करने की अपनी पक्की जिद दिखाता है। इंस्ट्रक्टर मार्को कहता है कि वो उसे एक महान नाइट बनने की ट्रेनिंग देगा। प्रीस्ट कहता है कि वो किसी अनजान को सिर्फ डोनेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हंसते हुए मार्को ने कहा कि चिंता मत करो, ट्रेनिंग के वक्त बुरे लोग हमेशा एक्सपोज हो जाते हैं। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हेनलिक जवाब देता है, मैं करके दिखाऊंगा। ट्रेनिंग शुरू होती है और अवतार पहले ही थककर चूर हो जाता है। पानी मांगते हुए वो एक भारी पत्थर का गोला उठाने की कोशिश करता है। उसे ये काम एकदम पागलपन लगता है। इस भयानक ट्रेनिंग को शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है और वो